स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। Alright, so this question is from October November 2024, paper 2, variant 3, bank reconciliation question 2 for our past paper practice. सवाल स्टार्ट होता है, जेनी runs a small trading business. Jenny received her bank statement which showed a credit balance of 1367. अगर बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो पॉजिटिव बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑन 29 February 2024, on the same date, her bank column in her cash book showed an overdrawn balance of 1933। यानी कैश बुक के अंदर कह रही है कि हमारा बैलेंस क्या हुआ है? ओवरड्रॉन हुआ है। इवन तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस शो हो रहा है, बट कैश बुक के अंदर लिखा हुआ जो कैश बुक के अंदर बैलेंस शो हो रहा है वो ओवरड्रॉन बैलेंस ऑफ 1933 शो हो रहा है। कैश बुक के ओवरड्रॉन बैलेंस का मतलब होता है कि ये क्रेडिट बैलेंस है जो कि कैश बुक पे शो कर रहा है कि आपने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है। तो दिस इज नाउ क्वाइट स्ट्रेंज। बैंक स्टेटमेंट में एक तरफ आपका पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1367, जबकि कैश बुक के अंदर आपका जो है ओवरड्रॉन ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे 1933। मूविंग फर्दर कहते हैं, व्हेन कंपेयरिंग हर बैंक स्टेटमेंट एंड कैश बुक, she found that the following items appeared on her bank statement and not in her cash book। जो आइटम सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के अंदर आता है और कैश बुक के अंदर नहीं होता, उसको हम अपडेटेड कैश बुक में क्या कर लेते हैं? अपडेट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहली ट्रांजैक्शन है। अच्छा, काम यहाँ आसान है। काम आसान क्यों है? क्योंकि अगर आपको पता है ये बात कि भाई अगर ये जो सर्टेन ट्रांजैक्शन है ये सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में आ रही है और कैश बुक में मौजूद ही नहीं है, तो यू नो कि इसको कहाँ पे डालना है। इसको सीधा सीधा अपडेटेड कैश बुक में डालना है। अब आपका जो वाहिद काम है वो ये रह गया है कि आप सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर लो कि ये जो ट्रांजेक्शन रिटर्न है, क्या ये अपडेटेड कैश बुक पे डेबिट साइड पे जाएंगी या अपडेटेड कैश बुक पे क्रेडिट साइड पे जाएंगी। जो कि बहुत आसान है। अगर पैसे कटे हैं तो अपडेटेड कैश बुक पे क्रेडिट साइड पे जाएंगी, अगर पैसे आए हैं तो अपडेटेड कैश बुक पे डेबिट साइड पे जाएंगी। तो एम स्टोर्स अ क्रेडिट कस्टमर हैड पेड बाय बैंक ट्रांसफर, पैसे आए हैं अपडेटेड कैश बुक में डेबिट साइड पे जाएंगे। इंटरेस्ट रिसीव, पैसे आए हैं, अगेन अपडेटेड कैश बुक में डेबिट साइड पे जाएंगे। अ चेक प्रीवियसली रिसीव फ्रॉम सी स्टोर्स हैज बीन डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड चेक यानी कि जो पहले पैसे मैंने रिकॉर्ड किए थे बैंक अकाउंट में कि आ गए हैं वो आए नहीं है, तो अपडेटेड कैश बुक पे इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। बैंक चार्जेस, पैसे कटे हैं, क्रेडिट साइड पे जाएगा। डायरेक्ट डेबिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट डेबिट आपको पता है पैसे कटे हैं, अगेन डेबिट साइड पे जाएगा। तो वेरी इजी, मतलब बहुत ही इजी पीजी मार्क्स इसने यहाँ पे आपको दिया। और आप देख सकते हो कि ये पुराना सवाल नहीं है, नवंबर 2024 का सवाल है, यानी कि पिछले साल का ही सवाल है। तो अब यहाँ पे आपसे पार्ट ए में कहता है, अपडेट द बैंक कॉलम इन जेनीज कैश बुक, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 मार्च 2024। यानी कि अपडेटेड कैश बुक बनाने का कह रहा है। अच्छा, इससे पहले हम सवाल अटेम्प्ट करने पे जाए, बाकी इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं। देन उसके बाद कहता है, द फॉलोइंग आइटम्स अपेयर्ड इन हर कैश बुक बट नॉट इन हर बैंक स्टेटमेंट। तो अगेन सवाल उसने बहुत आसान कर दिया। उसने बोला कि ये वो आइटम्स है जो सिर्फ कैश बुक में आ रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट में मौजूद नहीं है। वो आइटम्स जो सिर्फ कैश बुक पे हो, बैंक स्टेटमेंट में मौजूद ना हो, उसको हम एज एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड कहते हैं, एंड दे बिकम पार्ट ऑफ योर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अब वाहिद काम ये रह गया है कि इन तीन ट्रांजैक्शंस में से आइडेंटिफाई कर लो कौन सा अनप्रेजेंटेड चेक है, कौन सा अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है। और वो भी बहुत सिंपल है। अगर कोई चीज कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ रही है, आपको लास्ट क्लास में जब सवाल करा था मैंने आपको निमोनिक दे दिया था, मैंने कहा था बस ये बात याद रख लो तो कभी नहीं फंसोगे। तो ऐसी चीजें जो कैश बुक की क्रेडिट पे आ रही है, साइड पे आ रही है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं रिफ्लेक्ट हो रही, अनप्रेजेंटेड चेक है। कोई ऐसी चीज है जो कि कैश बुक के डेबिट साइड पे आ रही है, यानी कि आपने उसको एज अ इनफ्लो दिखा दिया है लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पे मौजूद नहीं है, तो सिंपल आपका वो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट बन गया। यानी कि ये समझ लो, ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें तुम पेमेंट कर रहे हो तो वो तुम्हारी कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ रही है, बैंक स्टेटमेंट में मौजूद नहीं है, अनप्रेजेंटेड चेक। पैसे आ गए, तुमने अपनी कैश बुक पर रिकॉर्ड कर लिया कि ये पैसे आ गए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा कि पैसे आए, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, सिंपल एज दैट। तो 23 फरवरी को कह रहा है, अ चेक पेड टू बी प्रॉपर्टी। भाई आपने एक चेक पे किया जो कि सिर्फ आपकी कैश बुक में रिफ्लेक्ट हो रहा है और आपकी बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा। तो मैंने अभी अभी बात बताई कि ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया होगा, चेक पेमेंट है, एग्जैक्टली अनप्रेजेंटेड चेक। उसके बाद अगेन अ पेमेंट बाय क्रेडिट ट्रांसफर टू पे फॉर रेंट एंड इंश्योरेंस, अगेन पेमेंट है, ठीक है बिल्कुल। हाँ हाँ, जो आप सेम या अनप्रेजेंटेड चेक, बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि अगेन देखो पेमेंट है। पेमेंट का क्या मतलब है? आपने पेमेंट की रेंट एंड इंश्योरेंस की, सिर्फ कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिफ्लेक्ट हो रही है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही, इट मीन्स कि ये अनप्रेजेंटेड चेक है। और फिर लास्ट में कहता है, अ चेक रिसीव्ड। अब चेक रिसीव्ड हुआ है तो फिर जाहिर सी बात है पैसे आए हैं। पैसे आए हैं से मेरा मुराद ये है कि तुमने कैश बुक में ये रिकॉर्ड कर लिया कि पैसे आए हैं।
एक्चुअल में तो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि अभी तक वो ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, तो इट मीन्स कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अनक्रेडिटेड डिपॉजिट हो जाएगा। अपॉन इन्वेस्टिगेशन शी डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर। अच्छा, अब ये लास्ट, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का किया था, तो मैंने बताया था कि कुछ एरर्स भी हो सकते हैं जिनका अपडेटेड कैश बुक यानी कि और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से डायरेक्ट लेना देना ना हो, वो जनरल एरर हो सकता है। तो ये एक जनरल एरर है। A check made payable to D Sports 45 had been recorded in the bank column of her cash book। कह रहा है कि हमने एक डी स्पोर्ट्स को पेमेंट की $45 की, जो कि आपने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर ली है। द चेक्स हैड बीन रिटन फ्रॉम हर पर्सनल अकाउंट, लेकिन ये चेक कह रही है पर्सनल अकाउंट से लिखा था उसने, क्या बैंक के बिजनेस के बैंक अकाउंट से नहीं लिखा था। द चेक हैड बीन रिटन फ्रॉम हर पर्सनल अकाउंट टू पे फॉर हर जिम मेंबरशिप। तो भाई अगर एक पर्सनल अकाउंट से ओनर जो भी ट्रांजेक्शन करे वो बिजनेस की कैश बुक के अंदर उसका कोई लेना देना नहीं है, तो आपने क्यों फजूल में जो है $45 की पेमेंट को कैश बुक में रिकॉर्ड किया हुआ है, आपसे बेसिकली गलती हुई है। तो अब आप उसको गलती को रिवर्स करोगे, आपने फजूल में एक चीज को कैश बुक में क्रेडिट साइड पे एज अ पेमेंट रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उसके इम्पैक्ट को ऑफसेट करने के लिए आप अपडेटेड कैश बुक में सेम अमाउंट की $45 की एक डेबिट एंट्री बना दोगे, जिससे इस गलती का जो इम्पैक्ट है वो क्या हो जाएगा, इस गलती का इम्पैक्ट ऑफसेट हो जाएगा। तो लेट्स मेक द अपडेटेड कैश बुक। पहली चीज क्या थी, बैलेंस बीडी कहाँ से आएगा अपडेटेड कैश बुक का, वॉट एवर वॉज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द इनिशियल कैश बुक दैट विल बी ट्रीटेड एज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अपडेटेड कैश बुक। तो जो उसने हमें ऊपर इंफॉर्मेशन दी थी, उसमें उसने कहा था कि कैश बुक का जो बैलेंस है वो ओवर ड्रॉन 1933 है। तो बैलेंस बीडी विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। कैश बुक का बैलेंस उसने बताया हुआ है ओवर ड्रॉन है, यानी ओवर ड्राफ्ट में है। तो जो भी उसने इनिशियल कैश बुक बनाई, जैसी भी बनाई, जितनी भी उसमें गलतियां हो, डजेंट मैटर, जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है हम वही देखेंगे। तो उसका बैलेंस आ रहा है 1933, दैट टू ओवरड्रॉन। तो हमारी अपडेटेड कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस विल कम ऑन द क्रेडिट साइड टू रिफ्लेक्ट ओवरड्राफ्ट ऑफ $1933। तो $1933 का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस बीडी। अच्छा, दैट विल बी ऑन व्हाट डेट, ये आपके महीने की आखिरी तारीख जो कि है कौन सी, जो कि है 28 फरवरी। सारा काम ये 28 फरवरी को हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अपेरेंटली हम ये कहते हैं हमारे पास बैंक स्टेटमेंट भी आखिरी दिन महीने की आखिरी तारीख को आएगी, और हमारी कैश बुक का बैलेंस जो है महीने की आखिरी तारीख को ले रहे हैं, और जो अपडेटेड बैलेंस होगा वो अगले महीने की पहली तारीख को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जितनी भी आपकी बेसिकली आप ये ट्रांजेक्शन हम इनको रिकॉर्ड कर लेंगे। शुरू की 3 ट्रांजेक्शन में बात हुई थी कि हमारे पास शुरू के 2 उसमें पैसे आए थे, तो दे विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड 1900 एंड 358 पैसे आए थे। रिस्पेक्टिव डेट्स इनकी 26 फरवरी है, तो दोनों तरफ 26 फरवरी आएगा। 26 फेब। पहली उसमें आपके पास एम स्टोर से पैसे आए हैं और दूसरे में आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो एम स्टोर्स लिख देंगे पहले वाले में, और दूसरे में हम लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, फिर अगले 3 पेमेंट्स कटी थी। 11/21 का डिसऑनर चेक था, 125 का बैंक चार्जेस, और फिर 290 का डायरेक्ट डेबिट। तो 11/21, 125 एंड आई बिलीव वो 290, यस। ये 3 पेमेंट्स कटी हैं, इनके रिस्पेक्टिव डेट 27, 28, 27 28 एंड देन अगेन 28। पहले था आपका 1121 का डिसऑर्डर चेक, फिर बैंक चार्जेस और फिर डायरेक्ट डेबिट। डिसऑर्डर चेक, आपका बैंक चार्जेस, फिर आपका आ जाएगा डायरेक्ट डेबिट, यस। याद है डायरेक्ट डेबिट पढ़ा था तो मैंने एग्जांपल भी इलेक्ट्रिसिटी की दी थी, क्योंकि उसमें अमाउंट हर महीने सर्टेन रहती है, लेकिन पैसे एक ही बंदे एक ही अकाउंट में जमा कराने होते हैं और एक फिक्स डेट पे जमा कराने होते हैं। तो डायरेक्ट डेबिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आगे बना। तो भाई जो चीज़ें सिंपल सी बात है बैंक स्टेटमेंट में खाली मौजूद थी और कैश बुक के अंदर मौजूद नहीं थी, उसको हमने अपडेटेड कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया है। ये जो 20 अगली 3 ट्रांजैक्शन है जो कि सिर्फ कैश बुक में है बट बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, इनका ताल्लुक अपडेटेड कैश बुक से नहीं है, इनका ताल्लुक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से है। अब अगर आगे बढ़े तो फिर कहता है चेक मेड पेबल टू डी स्पोर्ट्स $45 हैड बीन रिकॉर्डेड। ये जो जनरल एरर है, इसमें आपने एक पेमेंट को रिकॉर्ड किया हुआ $45 की, जो कि बेसिकली बिजनेस के कैश बुक से हुई नहीं है, उसके पर्सनल अकाउंट से हुई है, टू पे फॉर हर जिम मेंबरशिप।
तो अब आपने फजूल में, जैसे मैंने कहा था कि $45 को बैंक बिजनेस की कैश बुक से क्रेडिट किया हुआ है, इसके इम्पैक्ट को ऑफसेट करने के लिए आप बिजनेस की कैश बुक को $45 से क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे महीने की आखिरी तारीख को। जिस ट्रांजैक्शन में तारीख क्लियरली आइडेंटिफाइड ना हो तो फिर उसको हम ये कहते हैं कि ये एडजस्टमेंट फिगर है, और एडजस्टमेंट जो होती है वो हमेशा मंथ एंड पे होती है। तो $45 से हमने कैश बुक को डेबिट कर दिया, और यहाँ लिख देते हैं डी स्पोर्ट्स के भाई, डी स्पोर्ट्स से पेमेंट थी, और डी स्पोर्ट्स को जो पेमेंट करी गई है वो बेसिकली आपके अकाउंट से नहीं करी गई, वो ओनर के पर्सनल अकाउंट से करी गई है। तो ओनर के पर्सनल अकाउंट से करी गई है तो आपको इसको यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहिए था, गलत रिकॉर्ड किया है। तो हम यहाँ लिख देते हैं डी स्पोर्ट्स। जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल टी अकाउंट, हम जो है वो इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस किस तरीके से करेंगे, हमारे पास क्रेडिट साइड का पहले टोटल निकालते हैं, 1933 प्लस 1121 प्लस 125 प्लस 290। ये आपके पास आ गया $3469 का क्रेडिट साइड का टोटल। और डेबिट साइड पे जाए तो 1900 प्लस 350 है, किसी का माइक खोला प्लस 45, 2303, माइक जिसका खुला हुआ बंद करना। तो ये आपके पास जो है वो डेबिट का टोटल आ रहा है 2303। अगर हम इसको हैवियर ऑफ टू साइड्स निकालें तो काफ़ी क्लियरली आइडेंटिफाइबल है कि आपकी जो क्रेडिट साइड है वो हैवियर ऑफ टू साइड्स होगी। तो 3469 जो है वो हैवियर ऑफ टू साइड्स दोनों तरफ आ जाएगी। एंड देन हैवियर साइड माइनस लोअर साइड करेंगे तो हैवियर साइड 3469 है, उसमें से वीकर साइड को माइनस करा देंगे। तो हमारे पास कुछ क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 1166 का। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा वीकर साइड पे लिखा जाता है ऑन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ, 28 फरवरी, बैलेंस CD। और लास्ट जो मैंने आप लोगों का कैश बुक का टेस्ट दिया था तो उसमें काफी बच्चों की गलती थी कि बैलेंस BD नहीं लिखा हुआ था। तो ये बात याद रखें, टी अकाउंट्स के अंदर जब भी आप बना रहे हो, किसी भी चीज का टी अकाउंट बना रहे हो, बैलेंस CD का एग्जामिनर मार्क नहीं रखता। एग्जामिनर अगले महीने की पहली तारीख को आपने बैलेंस BD रखा है या नहीं लिखा है उसका मार्क रखता है। तो अमाउंट सेम रहती है लेकिन मार्क्स इस बैलेंस BD का होता है। तो बैलेंस BD हमारे पास आएगा क्रेडिट साइड पे जो कि हैवियर साइड है, $1166 का। और ये हमारी सिंपल सी अपडेटेड कैश बुक बन गई, 7 माह का हमें मिल गया। देन अगले पार्ट में प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट। अच्छा, अब ये याद है मैंने आपको दो फॉर्मेट्स पढ़ाए, तो मैंने कहा था कि कभी कभार आइडेंटिफाई कर देते हैं कि इस बैलेंस से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे इस सवाल में देखें, पुराना सवाल नहीं है, 2024 का सवाल है, उसने क्या बोला, स्टार्ट विद द बैलेंस फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट। तो अब आप बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब जो मैंने आपको रिटन फॉर्मेट भेजा था ना कि ये सेकंड फॉर्मेट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, जिसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं था, इट वाज जस्ट रिवर्स फॉर्मेट। कि आप नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर आप बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से स्टार्ट करते हो, अनप्रेजेंटेड चेक ऐड कराते हो, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट माइनस कराते हो, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट निकल के आता है। जब आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करोगे तो रिवर्स है, यानी कि अब अनप्रेजेंटेड चेक माइनस होंगे, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट ऐड होगा, एंड यू विल रीच टू बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे जैसे उसने कहा है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करो। तो हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है भाई हमारे पास, जो उसने दिया था, उसने दिया था 1367 क्रेडिट बैलेंस। मैंने पहले ही बता दिया है, बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता है। तो आप इस बैलेंस को 1367 को पॉजिटिव बैलेंस ही लिखोगे। डेबिट बैलेंस होता तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखता, जो कि नेगेटिव बैलेंस को आइडेंटिफाई या रिप्रेजेंट कर रहा होता। तो 1367 ये एज इट इज आ जाएगा बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव बैलेंस जो कि उसने यहाँ दिया हुआ है फॉर द बैंक स्टेटमेंट। देन अब मैंने आपको बताया रिवर्स ऑर्डर में जाना है, यानी कि आपका जो बैलेंस एज पर जो आपका अब अनप्रेजेंटेड चेक है वो माइनस होगा, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट ऐड होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स। आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग कि भाई जो कैश बुक के अंदर एज अ पेमेंट चीज रिकॉर्ड हुई भी है और वो बैंक स्टेटमेंट के अंदर नहीं आ रही, तो वो सिंपली आपका अनप्रेजेंटेड चेक है। तो बेसिकली जो ये हमारी शुरू की दो ट्रांजैक्शन थी, इसमें हमने चेक पे किया है या पेमेंट करी थी, वो हमारी क्या बन गई, वो हमारी ऑटोमेटिकली अनप्रेजेंटेड चेक बन गई, क्योंकि ये दोनों पेमेंट्स है ना, बहुत सिंपल है, पहला भी चेक पेड है, दूसरे में भी यू आर मेकिंग अ पेमेंट। ये दोनों पेमेंट सिर्फ कैश बुक के अंदर रिकॉर्डेड है, बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्डेड नहीं है। तो इट मीन्स के कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ रही है, बैंक स्टेटमेंट में कहीं आ ही नहीं रही, which is enough proof for you to recognize it as unpresented check। तो ये दोनों unpresented check है, 1025 2300, 1025 2300। मेंशन भी कर लेते हैं इनका नाम अनप्रेजेंटेड चेक का, पहला है बी प्रॉपर्टीज और दूसरा है क्रेडिट ट्रांसफर। बी प्रॉपर्टीज को हमने एक पैसे भेजे,
और दूसरा हमारा है क्रेडिट ट्रांसफर। दोनों को अगर आप ऐड करो, 1025 प्लस 2300, 1025 प्लस 2300, ये बन रहा है 3325। तो ये तो लेस होना है, क्योंकि अनप्रेजेंटेड चेक यहाँ पे लेस होगा, तो ब्रैकेट में लिखूंगा लेस 3325। दोनों का जो टोटल आया 1025 प्लस 2300 का, वो 3325 वो मैंने लिख दिया लेस होगा। और फिर ऐड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, ऐड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट एक ही था आपके पास, जो कि था आपके पास 792 का। और वो किस वजह से था? वो था आपने किससे पेमेंट, आपको चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर वाई ट्रेडर्स वॉज पेड इनटू द बैंक। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे वाई ट्रेडर्स लिख लेते हैं। तो 3325 नेगेटिव है, नेगेटिव 3325 प्लस 792, ये बन गया -2533। ठीक है ना जी? ये क्या आ रहा है? -2533। और आप अगर रियलाइज करो, अच्छा ये फिर बैलेंस सही नहीं आ रहा, यानी कि बैलेंस के अंदर कोई मसला है हमारे। चलो देख लेते हैं क्या मसला है। लेकिन अगर आप रियलाइज करो, ये आ तो नेगेटिव ही रहा है, और इसको आना नेगेटिव ही चाहिए, क्योंकि हमारी अपडेटेड कैश बुक का भी जो बैलेंस था वो भी नेगेटिव था, बट वो -1166 था। यहाँ पे अब हमसे या तो कोई गलती, हाँ हमसे मुझसे कैलकुलेशन में गलती हो गई है। आज ये मेरी दूसरी गलती है, कैलकुलेशन में बैलेंस सेम आ रहा है। अभी पीछे मैंने एएससी क्लास में भी सारा काम सही करके कैलकुलेटर में गलत फिगर्स डाल दी थी। तो बेसिकली वंस यू विल डू 1367 प्लस -3325 प्लस 792, तो आंसर कुछ और आ रहा है, मैंने कुछ और लिख दिया। सेकंड मिस्टेक मैंने किया आज के दिन, कंट्रोल अकाउंट से भी पीछे पड़ा था तो भी मैंने ये मिस्टेक की थी। खैर, तो ये आपका, अब देखो जो मैं ऊपर दिखा रहा था कि भाई ये जब आपने इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करा दिया, मैंने ये बताया था ना कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से आप स्टार्ट करो, अनप्रेजेंटेड चेक को जो है आप क्या कहते हैं लेस कराओ, और फिर अनक्रेडिटेड डिपॉजिट को आप ऐड कराओ, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, तो ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे क्या, 1166 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और इसको नेगेटिव ही आना चाहिए था, क्यों? क्योंकि आपके पास जो यहाँ पे बैलेंस बीडी आपका आया था लास्ट, जब आपने अपडेटेड कैश बुक बनाई है, तो आपका जो बैलेंस बीडी आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1166 ऑन द क्रेडिट साइड आ रहा है। ऑन द क्रेडिट साइड से क्या मतलब है? ऑन द क्रेडिट साइड से मतलब यही है कि ये ओवर ड्रॉन है। और यहाँ पे भी जब आपने इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कराया इन फिगर्स को, तो ऐड सब्ट्रैक्ट कराने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, वो 1166 नेगेटिव में ही आ रहा है। और उसको मैंने नेगेटिव रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, टू रिफ्लेक्ट कि भाई ये नेगेटिव बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक निकल के आया है। विच मीन्स हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी ठीक बन गई, बिकॉज अगर हमारे ये अपडेटेड कैश बुक के बैलेंस के बराबर जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बराबर का फिगर अगर निकल के आ जाए, इट मीन्स हमने दोनों काम अपने ठीक किया है। उसके बाद कहता है सजेस्ट टू एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर आई कैन नॉट सी योर स्क्रीन। स्क्रीन तो मेरी शेयर हो रही है। मैं दोबारा से फिर इसको रीशेयर कर लेता हूँ अगर नहीं दिख रही तो। अच्छा हाँ ठीक है, मसला है, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ मसले को। आई हैव ऑल्सो ट्राइड वीडियो, नहीं नहीं, मेरी तरफ से ही मेरे ख्याल से मसला है। अब देखिएगा अब हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आ जाएगी आप बस। आ गई है अब? आ गई है ना? ठीक हो गया, गुड है। तो अगर किसी ने कुछ मिस किया है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट किया था, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पॉजिटिव 1367 था। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था 1367 पॉजिटिव बैलेंस से। और उसके बाद जो है हमने अनप्रेजेंटेड चेक्स, दो अनप्रेजेंटेड चेक थे, 1025 2300 का। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो अनप्रेजेंटेड चेक माइनस होंगे, ठीक है, एंड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट ऐड होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट थे,
वो थे, एक ही अनक्रेडिटेड डिपॉजिट था जो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया था लास्ट 792 का, उसको ऐड कर लिया और दोनों अनप्रेजेंटेड चेक को माइनस कर लिया। तो 1367 माइनस 3325 प्लस 792, आपके पास बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक अगर आप भी अपने कैलकुलेटर में डालोगे तो नेगेटिव 1166 आएगा। तभी मैंने इस फिगर को ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये फिगर ब्रैकेट के अंदर है, विच मीन्स कि इट इज अ नेगेटिव फिगर। एंड एंड इट इज स्टिल राइट। हाउ इज इट स्टिल राइट? क्योंकि आपने जो अपडेटेड कैश बुक बनाई थी उसमें भी आपका जो बैलेंस बीडी था वो 1166 ऑन द क्रेडिट साइड आ रहा था, जो कि ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पे भी अगर नेगेटिव 16 नेगेटिव 1166 आया है तो वो ठीक है, ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। नेगेटिव नहीं आता इस केस में तो मसला था। अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस अगर आपका यहाँ क्रेडिट साइड पे आ रहा है बैलेंस बीडी, तो अब ये लाजमी है कि जब आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करके बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक पे जा रहे हो तो आपका फाइनल आंसर जब आपने इन तीनों फिगर्स को आपसी में ऐड सब्ट्रैक्ट करा लिया तो वो नेगेटिव आएगा। वो नेगेटिव नहीं आता तो फिर मसला होता, नेगेटिव आया तो वो फिर ठीक है, क्योंकि आपका बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक भी क्रेडिट साइड पे आ रहा है, विच मीन्स कि वो ओवरड्राफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बन गई। अगले पार्ट में कहता है सजेस्ट टू रीजंस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो भाई टू रीजंस क्या है? इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एरर्स इन कैश बुक, ठीक है ना, हेल्प इन फाइंड, या इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एरर्स इन कैश बुक, it helps in identifying errors in cash book. And what else can it be? We can also write it gives the corrected balance of cash book. It gives corrected balance of cash book, जो कि आपको चाहिए होता है even to be used in your financial statements and to make decisions as well. It gives corrected balance of कैश बुक। अगर कोई बच्चा ये लिखे कि सर इट ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एरर्स इन बैंक स्टेटमेंट, तो वो ठीक होगा। यस, वो भी ठीक होगा। इट शोज द फीस ओड टू द बैंक, नॉट फीस ओड टू द बैंक बट या द बैंक दैट द बैंक चार्जेस दैट दे हैव डिडक्टेड, नॉट द फीस ओड टू द बैंक, क्योंकि मैंने आपको बताया बैंक को आप ओ नहीं करते, बैंक पैसे काट लेता है। जिस दिन वो ड्यू होते हैं वो आपके अकाउंट से बिना पूछे काट लेता है, तो यू कांट बेसिकली ओ देम एनी मनी। इट गिव्स करेक्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक। ये दो एरर्स हो गए। फिर आपसे कहता है एक्सप्लेन व्हाई अ ओवरड्राफ्ट इज शोन एज अ डेबिट बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट। तो अब ये मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए कि बैंक वाले जो है वो कौन है। मतलब अच्छे लोग हैं, लेकिन बैंक वाले जो है वो आपके अकाउंट को एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं जब तक उसमें पैसे पड़े हुए हो। जब आप ओवरड्राफ्ट कर लेते हो तो वो बैंक वालों के लिए एसेट बन जाता है, ठीक है। और बैंक वाले उसको किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं? आर दे, यस, बिकॉज आर एसेट्स आर देयर लाइबिलिटी एंड आर लाइबिलिटी आर देयर एसेट्स। तो जब वो ओवरड्राफ्ट को हमारे लिए लाइबिलिटी है, वो उनके लिए क्या है? वो उनके लिए एसेट है। बिकॉज इसको लिख लेते हैं, वैसे तो ये बात भी लिखूं कि आर लाइबिलिटी इज देयर एसेट तो वो भी ठीक है, एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, वो बात भी ठीक है। तो यही लिख लेते हैं, लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस, liability of a business is an asset। या ये लिख लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी तो नहीं सही वो सूट कर रहा है, ये लिख लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ अ बिजनेस। बैंक ओवरड्राफ्ट represents money owed to the bank, so represents money owed to the bank by the business, which is an asset for bank, is an asset for bank that will be reflected, that will be reflected on debit side। तो ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर फर्स्ट फ्यू मिनट्स में डिस्कस किया था उससे रिलेटेड उसने बात पूछ ली। आगे कहता है जेनी इज कंसर्न्ड अबाउट हर बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इज कंसीडरिंग एडिंग एडिशनल कैपिटल इनटू द बिजनेस फ्रॉम हर पर्सनल फंड्स। एडवाइस जेनी वेदर शी शुड कंट्रीब्यूट एडिशनल कैपिटल टू पे ऑफ हर बैंक ओवरड्राफ्ट, जस्टिफाई योर आंसर। क्या भाई, अगर एक हमारे पास ओवरड्राफ्ट चल रहा है जो कि इस बिजनेस पे चल रहा है, तो क्या हमें अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे डालने चाहिए? तो उसके लिए हमें अगेन 5 मार्क का सवाल है, दो फायदे बताने हैं, दो नुकसानात बताने हैं, एंड फाइनली अपना कंक्लूजन लिख देना है।
तो एडिंग फंड्स फ्रॉम पर्सनल अकाउंट adding funds from personal account will improve cash position of the business, will improve cash position of the business. इसको आप liquidity position भी लिख सकते हो, cash position of the business, and the business will not have to pay, and the business will not have to pay interest on overdraft, interest on overdraft. बैंक एंड द बिजनेस विल नॉट हैव टू पे, क्योंकि ओवरड्राफ्ट पे फ्री फैसिलिटी नहीं है। अगर बिजनेसेस को ये बैंक फैसिलिटी ऑफर करता है तो ये फ्री में नहीं करता है, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो अगर जेनी एडिशनल फंड डाल देती है तो बिजनेस को फिर ये ओवरड्राफ्ट के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, विच विल इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी टू सम एक्सटेंट। मतलब बहुत ज्यादा तो शायद फर्क ना पड़े, विल स्टिल इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी टू सम एक्सटेंट, लेकिन स्टिल आपका इंटरेस्ट एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है, और अगर एक्सपेंस 2 रुपए का भी कम हो तो वो प्रॉफिट को इम्प्रूव करेगा, विच विल इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी टू सम एक्सटेंट। हाउएवर, अच्छा 2 फायदे हो गए कि भाई कैश, 3 ही इनफैक्ट फायदे हो गए। कैश इंप्रूव होगा, हाँ ठीक है, 2 कह सकते हैं। कैश इंप्रूव होगा, दूसरा फिर इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी इंप्रूव हो गए। हाउएवर, जेनी, क्या नाम है इसका, यस, जेनी माइट नॉट हैव sufficient funds available, or if he, ना, yeah, Jenny as in personal context can now face the कैश फ्लो प्रॉब्लम, क्योंकि बिजनेस तो अभी भी कैश फ्लो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अगर जेनी पैसे नहीं डालती तो बिजनेस कैश फ्लो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ओवरड्राफ्ट का मतलब सीधा सीधा ये होता है कैश फ्लो प्रॉब्लम बिजनेस के साथ चल रही है। जेनी अगर बिजनेस में पैसे डाल देगी तो बिजनेस की तो कैश फ्लो प्रॉब्लम खत्म हो गई ना, और उसी के लिए हमने लिखा है कि भाई ये बिजनेस की कैश पोजीशन को बेहतर करेगा। लेकिन हाँ, जब जेनी बिजनेस के अंदर पैसे डाल देगी तो जेनी के अपने साथ कैश फ्लो प्रॉब्लम्स बढ़ सकता है, यानी कि इसको हम ये कहेंगे कि जेनी के पर्सनल यूज के लिए हो सकता है फिर पैसे ना बचे। मैं अभी यही लिखने वाला था, हाउएवर जेनी माइट नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल, एंड इफ शी इंट्रोड्यूस मोर कैपिटल इनटू बिजनेस, देन she may she may struggle in fulfilling her personal expenses, fulfilling her personal expenses। मैंने लिखा कि उसके पास हो सकता है उतने पैसे ही ना हो, और अगर पैसे हैं और वो डाल देती है तो फिर हो सकता है कि भाई अगर मेरे पास लिमिटेड पैसे पड़े हुए हैं और मैं वो बिजनेस के अंदर डाल दूं तो फिर मैं खुद अपने पैसे कैसे अपने खर्चे कैसे पूरे करूंगा। देन शी मे स्ट्रगल इन फुलफिलिंग हर पर्सनल एक्सपेंसेस। अच्छा, वैसे तो मेरे 2 2 पॉइंट्स हो चुके हैं, बट मैं अगर एक पॉइंट और लिखना चाहूँ कि मेरे पास स्पेस अवेलेबल है, तो आप लोगों का दिमाग खोलने के लिए कि भाई क्या क्या चीज़ें इस तरीके के सवाल में जा सकती हैं, बिकॉज दिस इज अ रिपीटेड थ्योरी क्वेश्चन कि भाई पैसे डाले जाए या ना डाले जाए। सिनेरियो बदल बदल के आ सकता है, लेकिन ये बड़ी कॉमन सी बात है कि इन्वेस्टर अपने पैसे डाले, यानी ओनर पैसे अपने डाले या ना डाले। तो इसमें एक पॉइंट ये भी आ सकता है कि अगर इन्वेस्टर के पास पैसे किसी इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में पड़े हुए, लेट से मेरे पास कुछ पैसे कैश की फॉर्म में नहीं पड़े हुए या मेरे बैंक अकाउंट में नहीं पड़े हुए, मेरे डिपॉजिट अकाउंट के अंदर कुछ पैसे पड़े हुए और मुझे उससे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा था, या लेट से मैंने कुछ शेयर्स खरीद के रखे हुए उसकी फॉर्म में पैसे पड़े हुए और मुझे वहां से डिविडेंड आ रहा है। अब अगर मैं बिजनेस के अंदर कैपिटल डालना चाहता हूँ और मैं वो इन्वेस्टमेंट बेच के अगर बिजनेस के अंदर कैपिटल डालूं, तो मुझे उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो पहले रिटर्न मिल रहा था अलग से, वो रिटर्न मिलना क्या हो जाएगा, वो रिटर्न मिलना बंद हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस बात को इस तरीके से लिख सकता हूँ, इफ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय जेनी, इफ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय जेनी
is brought by selling her investments, is brought by selling her investments, then she will lose the return she was getting. ठीक है ना? तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट ही है, ये मैंने लिख दिया। और फिर हम अपना कंक्लूजन लिख देते हैं। अब कंक्लूजन इट्स टोटली अप टू यू। द मेजर रिक्वायरमेंट वाज कि आप 2 पॉइंट सपोर्ट में दो, 2 पॉइंट्स अगेंस्ट दो। और कंक्लूजन में अब आप चाहो कहो कि भाई कर लो, चाहो तो ये कह दो कि ना करो। तो आई वुड राइट कंक्लूसिवली इट कैन बी सेड। तो अगर मैं होता तो मैं तो शायद बिजनेस के अंदर पैसे डालता। इट कैन बी सेड दैट जेनी शुड, क्योंकि फिर क्या है, बंद कर दो बिजनेस। अगर पैसे नहीं डालने तो ओवरड्राफ्ट में है, इंटरेस्ट दे रहे हो, पैसे चलाने के, अगर बिजनेस चलाने के पैसे नहीं है तो बंद कर दो। ओवरड्राफ्ट में कैसे चलेगा? आपने कल परसों फिर और पेमेंट देनी है, आपका ओवरड्राफ्ट बढ़ता रहेगा। तो बैंक वाले भी एक लिमिटेड ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं। तो ये मतलब मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, अगर किसी बिजनेस के पास कैश फ्लो प्रॉब्लम है ना, और अगर आप खुद का आपका बिजनेस है, यू आर एक्टिंग एज अ सोल ट्रेडर, तो फिर तो ऑप्शन ही है कि पैसे डालो, वरना बिजनेस बंद कर दो, अल्लाह अल्लाह खैर सदा। या फिर अगर कहीं से पैसे फंसे हुए तो वो निकालो, सबसे पहले तो ये होता है। लेकिन इस केस में हमें कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हम सिंपली ये कहेंगे कंक्लूसिवली इट कैन बी सेड दैट जेनी शुड इंट्रोड्यूस मोर फंड्स as it will help her expanding and running the business smoothly. Expanding and running the business smoothly. सो दैट वाज जो कंप्लीट 20 मार्क क्वेश्चन। मेरे ख्याल से इतना मुश्किल सवाल नहीं था ये। दिखने में शायद थोड़ा शुरू में मुश्किल लगा हो किसी को, अगर लगा हो बच्चे को तो, लेकिन वैसे ये इतना मुश्किल सवाल नहीं था। पूरे 20 मार्क्स बहुत आसान थे। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि मैं कहूँ कि अभी तक हमने प्रैक्टिस भी ना करी हो। हमने पिछले जो सवाल किए हैं उसके अंदर ये सारी बातें ऑलरेडी कवर्ड थी।